नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक नए विषय के साथ व्हाइट ग्रब कुरमुला की समस्या। आप सब जानते हैं कुरमुला एक ऐसा कीड़ा है कि एक वाइड रेंज ऑफ क्रॉप, मतलब एक फसल को नुकसान नहीं करती है, बहुतायत, चाहे वो वेजिटेबल क्रॉप हो, फ्रूट क्रॉप हो, सीरियल क्रॉप हो, न्यूट्री सीरियल्स हो, सब में डैमेज करती है। और कई बार किसान इसके नियंत्रण की सही तकनीकी पता नहीं होने का कारण प्रॉपर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। कुरमुला पर बात करने से पहले एक वीडियो देखते हैं। अभी उत्तरकाशी का एक किसान ने, महिला किसान ने शेयर किया था कि उसकी धान की फसल को कुरमुला व्हाइट ग्रब ने कैसे डैमेज किया। और एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। देखिए, ये धान की फसल में क्या हाल है। कुरमुला, जिंदा कुरमुला इसमें दिख रहे हैं। सारे कुरमुला जो है हिलते डुलते दिख रहे हैं और धान की फसल को आप यूं पकड़कर हिलाइए तो जैसा लग रहा है कि फसल जड़ से जुड़ा ही नहीं है, क्योंकि कुरमुला ने पूरे इस जड़ को खा चुका है। और इस तरह से देखिए तो लगभग एक तरफ से पूरी की पूरी फसल का नुकसान हो गया है। और इसी नाते कहा जाता है कि ये इंसेक्ट लगभग कह सकते हैं ना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये जो प्रक्रिया है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी किसान भी दोषी है। दोषी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार अज्ञानता से वो कच्चे गोबर या लापरवाही से कच्चे गोबर को उठाकर खेतों तक डाल देता है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में तो ये प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, जब कच्चा गोबर डालते हो तो कुरमुला के लिए साधारण आमंत्रण है, दीमक के लिए साधारण आमंत्रण है। तो आप अपने दुश्मन का आमंत्रण न करें, आप कच्चे गोबर को न डालें, सड़े हुए गोबर को ही खेत में डालें। बात आती है इसके प्रबंधन की, इसके मैनेजमेंट की। मेरा हमेशा मानना है कि दुश्मन चाहे कीड़ा हो या जो भी हो, आप उसका सही नियंत्रण चाहते हैं तो उसकी पूरी व्यवस्था, उसकी लाइफ साइकिल, उसकी पहचानने, उसकी जिंदगी जीने की सलीके को जानिए। यानी इस कीड़े के बारे में अगर आप परफेक्ट जान लेंगे तो बीइंग ए साइंटिस्ट, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए फार्मर, बीइंग ए एक्सटेंशन वर्कर, आप आसानी से इस कीड़े के नियंत्रण के बारे में समझ सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए, इस कीड़े को व्हाइट ग्रब तो वैज्ञानिक तौर पर इंग्लिश नाम से जाना जाता है, लोकल तौर पर पहाड़ पर कुरमुला, उत्तराखंड अगर पर्वतीय क्षेत्र में देखें तो कुरमुला के नाम से जाना जाता है, कई जगह लोहार कीट के नाम से जाना जाता है, कई जगह गुबरैला कीड़ा के नाम से जाना जाता है, सफेद गिडार के नाम से भी कुछ लोग इसे पहचानते हैं। साइंटिफिक तौर पर इसे जीनस है इसका होलोट्राइकिया। इस जीनस के भीतर लगभग 70 स्पेसीज है, 3 से 4 कॉमन स्पेसीज जो देखी जाती है। यह सॉइल पेस्ट है। सॉइल पेस्ट का मतलब ये जमीन के ऊपर, ये जो व्हाइट ग्रब है इसका कोई भी डैमेज जमीन के ऊपर नहीं होती है, सारी डैमेज जमीन के नीचे होती है। जो भी इंसेक्ट, जो भी पेस्ट जमीन के नीचे डैमेज करता है वो रूट सिस्टम को डैमेज करता है या अंडरग्राउंड शूट सिस्टम को डैमेज करता है। इसकी समस्या किसमें है? मेनली सैंडी सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, क्ले सॉइल में भी देखी गई है। और जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, जिसमें उत्तराखंड भी आता है, हिमाचल भी आता है, उसके अपर लैंड में तो 90%, यानी ये कह सकते हो ना कि पूरी की पूरी फसल पोटेंशियल टू काज कंप्लीट लॉस। आपने उस महिला का वीडियो देखा होगा तो कंप्लीट लॉस था। अब इसकी बात को समझते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल क्या है, इसको पहचाने कैसे। दोस्तों, वो इसकी लाइफ साइकिल समझते हैं तो लगभग 1 साल लगता है उसकी पूरे लाइफ साइकिल पूरा करने में। इसका जो एडल्ट है, वयस्क है, वह किस कलर का होता है? रेड, रस्टी रेड टू ब्लैक, रस्टी रेड से ब्लैकिश कलर का होता है, या ग्रीन कलर का जो है ब्राइट ग्रीन कलर का भी हो सकता है। बीटल इमर्ज एट डस्क, शाम के समय जनरली जब आप देखोगे ना तो जब फर्स्ट प्री मानसून रेन होती है उस समय ये इसका एडल्ट बहुतायत में जमीन से बाहर निकलता है। शाम के समय ये अपने होस्ट ट्री पे चला जाता है। होस्ट ट्री कौन कौन से इसके पसंदीदा है? नीम, एकेसिया, आप सोचते हो कि नीम की पत्ती को भी खाने वाला भी कीड़ा है, ये इसको बहुत पसंद है। एकेसिया, प्रोसोपिस, बेर, एलियंथिस स्पीसीज इनकी मेन होस्ट है। इसके ऊपर ये रात को फीड करता है, शाम के समय इकट्ठा होता है, रात भर फीड करता है, मेटिंग करता है और सुबह दिन निकलने से पहले पुनः सॉइल में आ जाता है। इसकी यही स्टाइल चलती रहती है। और फीड करने के बाद ये इन स्पीसीज के अतिरिक्त हमारे जो फल है, केला है, गुआवा है, करौदा है, पीच है, एप्रिकॉट है, वॉलनट है, पियर है, उनके पत्तियों को भी या उनके डेवलपिंग फ्रूट को भी ये डैमेज करता है। बात हमने पहले की कि दिन में ये अपने होस्ट ट्री के ऊपर फीडिंग करता है, मेटिंग करता है और लगभग 6 दिन बाद फीमेल अंडा देती है। वो अंडा अगर आप देखें तो एक झुंड में देती है और 20 से 50, एक फीमेल एक बार में 20 से 50 अंडा देती है।
आप अनुमान लगाइए कितना पॉपुलेशन बढ़ा सकती है। ये जो सॉइल के भीतर अंडा देती है और वो पियर लाइक शेप का होता है, देखिए आप थोड़ी सी देखें तो पियर शेप का होता है और अर्धन सेल के भीतर ये अंडा देती है व्हाइटिश कलर का। उस अंडे से लगभग 10 से 15 दिन बाद फर्स्ट इंस्टॉल लार्वी यानी फर्स्ट जो इंस्टॉल ग्रब है वो निकलता है। और ये बहुत नुकसानदायक, जो फर्स्ट इंस्टॉल ग्रब है लार्वी है वो नुकसानदायक नहीं है बहुत है, क्योंकि वो स्मॉल होता है और जनरली जो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है उस पर वो फीड करता है। डैमेज कौन करता है? लगभग 1 महीने बाद फर्स्ट इंस्टॉल लार्वी सेकेंड इंस्टॉल लार्वी में कन्वर्ट होता है, लगभग 1 महीने बाद थर्ड इंस्टॉल लार्वी में। जो सेकेंड और थर्ड इंस्टॉल लार्वी है ना मोस्ट डैमेजिंग, और थर्ड स्टार तो वरेसली फीडिंग है, मतलब यूं समझिए भूखे सिर जैसा वो आक्रमण करता है, जो भी जड़े मिल जाए वो सबको काट कर खत्म कर देता है। और वो 3 से 5 महीना समय उसके पास है। जो भी फसल आप लगाइए, खासतौर पर खरीफ में लगाइए, उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये ग्रब देखेंगे, आपने वीडियो में भी देखा होगा, व्हाइटिश सी शेप का है, व्हाइटिश येलोइश सी शेप का है। यह अक्टूबर के महीने में जब तापमान गिरने लगता है तब ये धीरे धीरे जमीन के भीतर चला जाता है और 1 मीटर तक गहराई में जा सकता है, और वहां सॉइल का में ये चैम्बर बनाकर अपने को आराम से विंटर का टाइम पास करता है। जो सेकेंड और थर्ड स्टार लार्वी है, इसी की बात हम कर रहे हैं। ये ग्रब्स जो है, मैंने पहले ही बात करी, तो रूट को या अंडरग्राउंड स्टेम पोर्शन को डैमेज करता है, या तो उसको कट कर देता है या उसमें क्या करता है, होल बना देता है, स्कूपिंग कर देता है। अगर गन्ने में देखेंगे तो स्कूपिंग कर देता है, जिससे लगता है कि किसी ने उसको चाकू से होल बना दिया है। ये जुलाई से लेकर अक्टूबर तक लगभग 4 से 5 महीने का समय मिलता है। इसका जो संक्रमण है, जिसका नुकसान है, अभी धान का वीडियो आपने देखा, धान, मड़ुआ, मादिरा, अमेरेंथस, उर्द, मूंग, ग्राउंडनट, चिली, टोमेटो, ओकरा, भिंडी यानी ब्रिंजल, कुकुर बीट्स, कोल क्रॉप्स यानी गोभी वर्गीय। आप देखिए कितनी वाइड रेंज ऑफ क्रॉप है जिसको ये डैमेज करता है, और मोस्टली ये जो रेनी सीजन के क्रॉप है उनमें ये डैमेज करता है, अक्टूबर तक के क्रॉप में। यानी अगर एक क्वेश्चन कहीं आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि डैमेजिंग स्टेज ऑफ आप व्हाइट ग्रब क्या है, तो देखिए ग्रब तो मोस्ट डैमेजिंग स्टेज है, लेकिन इसका एडल्ट भी डैमेजिंग है। तो क्वेश्चन के स्टाइल पर ध्यान रखिएगा, अगर मोस्ट डैमेजिंग स्टेज पूछे तो ग्रब है, और अगर एक से ज्यादा ऑप्शन दे तो आप एडल्ट भी डैमेजिंग स्टेज के रखता है। ये जो ग्रब है थर्ड स्टार लार्वी के बाद ये प्यूपेशन करता है और प्यूपा बनाता है, और प्यूपा जो होता है सेमी सर्कुलर क्रीमी व्हाइट कलर का होता है। और ये प्यूपा लगभग इसकी पूरी लाइफ 15 दिन की इसकी लाइफ होती है, और उसके बाद एडल्ट बन जाता है, और एडल्ट भी जमीन के भीतर पड़ा रहता है। कब बाहर निकलता है? प्री मानसून रेन के बाद। प्री मानसून रेन जैसे होती है एडल्ट फिर जमीन, यानी देखें तो इसका एक लंबा समय जमीन के भीतर गुजरता है। अक्टूबर लास्ट से लेकर मई जून तक ये जमीन के भीतर रहता है। मई जून में जैसे बारिश होती है, जून के महीने में जैसे बारिश होती है, बाहर निकलता है। अब पूरे कहानी को एक साइकिल से समझने का प्रयास करते हैं। यह है इसका एडल्ट ग्रीन कलर भी हो सकता है, रस्टी रेड भी हो सकता है। यह अपने होस्ट पर फीड करने के बाद मेटिंग के साथ अंडा देता है। अंडा लगभग 15 दिन बाद इसका फर्स्ट स्टार लार्वी निकलता है, वो स्मॉल होता है। उसके ये फर्स्ट स्टार, सेकेंड स्टार, थर्ड स्टेज लार्वी, कभी मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट के बारे में कभी बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। ये समझ लीजिए एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। पहले छोटे ये हमेशा अपने एडल्ट से भिन्न है। देखिए सारे फेज है इस एडल्ट से भिन्न है। तो खासतौर पर आदमी में, बहुत सारे पशुओं में इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलती है, लेकिन इंसेक्ट में कई व्यवस्था मिलती है। तो फर्स्ट स्टार लार्वी आता है, उसके 1 महीने बाद सेकेंड स्टेज, और उसके 1 महीने बाद थर्ड स्टेज लार्वी बनता है। उसके बाद प्यूपा बनता है, और प्यूपा 15 दिन बाद पुनः एडल्ट बना देता है। ये लाइफ साइकिल है व्हाइट ग्रब का। लगभग 1 साल में पूरी लाइफ साइकिल पूरी होती है, और इसी के दौरान वो नुकसान करता है। अब बात आती है कि यदि ये नुकसान करता है, अभी तो आपने देख लिया, अब ये पहचाने कैसे? जनरली पत्तियां येलोइंग हो जाती है, ड्राइंग हो जाए, सूखने लगता है और आसानी से उखड़ जाता है। आप उखाड़े तो आसानी से पुल्ड हो जाता है। एक्सटेंसिव डैमेज टू रूट एंड बेस ऑफ शूट, चूंकि रूट को डैमेज करता है इस नाते आसानी से उखाड़ा जा सकता है। अफेक्टेड कैन सोज लॉजिंग, गन्ने की खेत में यदि इसका ज्यादा डैमेज हो तो गिर सकता है, लॉजिंग हो जाएगी, और सारे गन्ने की फसल नुकसान हो सकता है। डैमेज कैन सीन मोर इन रेटून क्रॉप, अगर गन्ने में जिस एरिया में इसकी समस्या पाई जाती है, रेटून क्रॉप में इसकी समस्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू
प्लांट क्रॉप में। मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मैनेजमेंट मैं हमेशा कहा हूं कि सीधे इंसेक्टिसाइड से करना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? ये इंसीडियस डैमेज है, ये एक छुपा हुआ दुश्मन है, दिखता उगता नहीं है कहां कब नुकसान किया, और लेट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम है। जब तक आपको उसका सिम्टम दिखता है ना, देखिए ना, येलोइंग पूरी पत्तियां पीली पड़ गई, किसान समझ नहीं पाया नाइट्रोजन डिफिशियंसी है, जिंक डिफिशियंसी है या क्या डिफिशियंसी है। ये डिफिशियंसी में जब तक चक्कर काटता रहा तब तक ये पूरी की पूरी, उसी उत्तरकाशी के किसान के फोटो है, देखिए धीरे धीरे तो ये पूरे के पूरे जो है डैमेज जब तक दिखता है तब तक ये नुकसान हो चुका रहता है। यही नहीं, जो इसका थर्ड स्टार लार्वी है ना, वो मोस्ट ऑफ द इंसेक्टिसाइड के प्रति टॉलरेंट है, सहिष्णु है, यानी आसानी से आप दवा से नहीं मार सकते। एक तो जमीन के भीतर है, ऊपर से सहिष्णु है। तो दोस्तों, दिस कंडीशन मिनिमाइज द रिलायंस ऑन क्यूरेटिव केमिकल मैनेजमेंट। इस नाते केमिकल मैनेजमेंट पर विश्वास करना या निर्भर रहना बहुत फायदेमंद नहीं है। तो क्या करें? अब इसके लिए हमें IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक है, जिसमें सारे टेक्निक्स को यूज करने की बात कही जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चरल की। आप जैसे क्षेत्र में जहां पर बहुत ज्यादा समस्या हो, आप उसमें जो है एडिक्वेट इरिगेशन करें, उससे भी ये इंसेक्ट बाहर निकल जाएगा। ग्रब उसका डीप प्लाविंग करें आफ्टर द हार्वेस्टिंग। अगर आपने फसल कटाई के बाद डीप प्लाविंग कर दी तो उसका जो एडल्ट या लार्वी जो भी स्टेज होगा ऊपर आ जाएगा। ऊपर आएगा तो क्या होगा, उसका एक्सपोजर हो जाएगा और वो डेसिकेट कर, सूरज की रोशनी से या तो डेसिकेट कर जाएगा या प्रीडेटर बर्ड्स उसमें खेतों में बहुत घूमते रहते हैं, जब भी आप प्लाविंग करते हैं वो उसे खा जाएंगे। गन्ने की खेत में रेट्यूनिंग अवॉइड करें यदि आपके क्षेत्र में समस्या है। प्लाविंग एंड फ्लडिंग, अगर आपके एरिया में इसकी समस्या बार बार आ रही है तो आप उसकी खेत की जुताई करके पानी भर दे 24 घंटे के लिए, खासतौर पर जून से सितंबर के महीने में, तब ग्रब्स बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे तो प्रीडेटर्स उसको कंज्यूम कर जाएंगे। वेल डिकम्पोज FYM, फार्म यार्ड मैन्योर यूज करें। बात कल्चरल की है। अगर आपने एक कल्चरल कोई एडिशनल आपको व्यवस्था नहीं करनी है, जो खेती आप कर रहे हैं उसी व्यवस्था को बदलनी है। फिजिकल मेथड बहुत इफेक्टिव है। लिमिटेशन इसकी है कि आप इसे कम्युनिटी बेस पर करना होगा। मतलब ये जो कुरमुला है, ये जो ग्रब्स का एडल्ट है, उसको इकट्ठा करना। अब सोचेंगे आप इकट्ठा कितना कैसे किया जाए? आसान तरीका है। आप जानते हैं कि जैसे प्री मानसून होता है, जमीन के भीतर से ग्रब्स एडल्ट निकलता है। एडल्ट जमीन के भीतर से निकलकर अपने होस्ट पर चला जाता है। उस समय अगर इसको कोई तरीका, हम इसको कैच करने का तरीका, ये बहुत बहुत ज्यादा लाइट से अट्रैक्ट होता है। यानी अगर आप पेट्रोमैक्स जला दें, इसको पावरफुल पेट्रोमैक्स जला दें या पावरफुल बल्ब जला दें, या विवेकानंद जो ICR का जो इंस्टीट्यूट है अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में, उसने एक VL लाइट ट्रैप विकसित किया है। VL लाइट ट्रैप का डिजाइन है, उसमें भी बल्ब ही लगा है, बल्ब लगा रहता है। उसके नीचे लोहे की बॉडी है और उसके नीचे कलेक्ट करने के लिए, इंसेक्ट कलेक्ट करने के लिए एक छोटा सा चैम्बर लगा रहा है। तो दोस्तों, यदि आपने लाइट लगा दी, VL लाइट ट्रैप लगा दी, पेट्रोमैक्स लगा दी, तो वहां पर रात में बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा। हजारों की, सैकड़ों की संख्या में इसका एडल्ट इकट्ठा होता है। बस काम क्या है, उस जब भी इकट्ठा हो जाए उन्हें आप किसी घनी बोरे की किसी प्लास्टिक के बोरे में भरें और उसको आप उस बीटल्स को लाइट सोर्स से भरें और क्या करें, उस पर डाइक्लोरोवास या एक ड्रम में साबुन की पानी डालकर उसके अंदर उड़ेल दें, ये अपने आप कीड़ा मर जाएगा। अगर आपने फिजिकल मेथड अडॉप्ट कर लिया, फिर भी आपके क्षेत्र में थोड़ी समस्या बची हुई है, तो 2 बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड जो बायो एजेंट से करते हैं, जिसमें फंगस से कर सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस से कर सकते हैं। इसके केस में 2 फंगस आइडेंटिफाइड हैं जो इसको बीमारी फैला देता है, और यह है ब्यूवेरिया ब्रोंगिनियार्टी और बैसिलस सेरेसस। जो ब्यूवेरिया है वो 2.5 kg पर हेक्टेयर और बैसिलस सेरेसस 10 kg पर हेक्टेयर गोबर की खाद के, सड़ी गोबर की खाद के साथ यदि आप बुआई के समय आप खेत में डालते हैं तो ये फंगस उसके हर स्टेज पर बीमारी फैलाने में सक्षम है। किसके में? फसल पर नहीं, उस कीड़े में। जब कीड़ा बीमार होगा तो अपने आप नियंत्रण होगा। तो दोस्तों, ये रही बिना दवा की कैसे करें व्हाइट ग्रब का नियंत्रण। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।